नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल AVS स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से आए हुए प्रश्नों को। तो इस कड़ी में आज का जो पहला सवाल है आज के सेशन का वो है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। एक बार पुनः सुनिए। प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति किसके, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो दोस्तों इसमें लेख मिलता है जहांगीर का। किसका? जहांगीर का लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसकी रचना समुद्रगुप्त के संध विग्राहक सचिव जो थे, जिनका नाम था हरिसेन, उन्होंने की थी। और यह लेख जो समुद्रगुप्त का अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति है, यह लेख मूलतः कौशाम्बी में जो है कि खुदवाया गया था और अकबर जब अपने शासन में आता है तो वह इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद ला करके इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा देता है। और इस पर मतलब कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर का लेख है और रानी का अभिलेख है एवं अशोक द्वारा जो है कि कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए जो निर्देश दिए थे अशोक ने, उनका जो है कि जिक्र है। तो इस तरह से आपने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जाना कि समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संध विग्राहक सचिव जो थे हरिसेन, उन्होंने कराई थी और यह लेख मूलतः कौशाम्बी में था, लेकिन जब अकबर शासन में आता है वो इसे कौशाम्बी से ला करके इलाहाबाद के किले में जो है कि स्थापित कर देता है। और इस पर जहांगीर का लेख है और रानी का अभिलेख है और अशोक द्वारा जो कौशाम्बी के महापात्रों को संघभेद रोकने का निर्देश दिया गया था, उनका जिक्र है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि शक विजेता किसे माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है कुमारगुप्त। तो शक विजेता इन शासकों में से माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है कि शक विजेता माना जाता है और शकों को हराने के कारण ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी जो थी शकारी। समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसे समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहते हैं, को शक विजेता कहा गया है। यह पश्चिम भारत के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को जो है कि परास्त कर देता है पश्चिमी भारत से और वहाँ से जो है कि शकों की सत्ता को समाप्त कर देता है। और इस कारण इसने जो उपाधि धारण की थी शकों को हराने के कारण, उसे जो है कि वो उस उपाधि का नाम है शकारी। ये भी पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक ने शकारी की उपाधि धारण की थी, तो वो धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। किस उपलक्ष्य में धारण किए थे? कि शकों को हराने के उपलक्ष्य में, और इसी उपलक्ष्य में इसने जो है कि चांदी के सिक्के भी चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक यही चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कि रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। इसने जो है कि ये जो रजत सिक्के जारी किए थे, इन सिक्कों को स्पेशली एक नाम दिया गया था जिसका नाम क्या था? रूपक या रूप्यक। क्या नाम था? हम लिख दे रहे हैं, रूपक या रूप्यक। रूपक या रूप्यक, ये जो है कि जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो जारी किया था रजत सिक्का, उसका नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं का ही अनुकरण करके जो है कि इसको उत्कीर्ण करवाया था। शकों की जो मुद्रा थी उसी को जो है कि फॉलो करते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस मुद्रा को जो है कि अनुकरित कराया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। अभी आपने देखा कि गुप्तों के समय जो रजत मुद्रा होती थी उसको रुपये कहा जाता, तो अब यहाँ पे स्वर्ण मुद्रा को पूछा है। तो गुप्तों के समय जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था? का सार्पण कहा जाता था, या निष्क कहा जाता था, या सुवर्ण कहा जाता था, या दिनार। तो इससे क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। रजत सिक्कों को जो है कि गुप्त काल में रुपये कहा जाता था। अभी पिछला प्रश्न यही पूछा गया था, इसीलिए देखिए पीवाईक्यू को रिवीजन करना या देखना कितना उचित होता है। अब वहाँ पे जब चांदी के सिक्के, रजत सिक्के के बारे में पूछ लिया था, तो अगर कोई सामान्य प्रतियोगी रहता तो वो यही अंदाज़ा लगाता। देखिए ये क्वेश्चन बना है 2017 में और ये वाला बना है आपका 2010 में।
तो जब रजत सिक्कों के बारे में उनके एक स्पेशल अगर नाम दिया गया था, जो रजत सिक्के जारी किए थे, तो स्वर्ण सिक्कों को भी उन्होंने एक नाम दिया था स्पेशल, तो वहाँ पे स्वर्ण सिक्कों का नाम दिनार था। तो इसी तरह से गेस करके बनने वाले सवालों के बारे में PYQ को करते हुए आगे के जो एग्ज़ामों में सवाल बना सकते हैं उनके बारे में जो है कि एक आंकड़ा लग जाता है। इसीलिए PYQ का बहुत इंपॉर्टेंस है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही थे। और स्वर्ण मुद्रा को गुप्त शासकों में क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? मंदसौर प्रशस्ति जो थी वो किस शासक की? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम? तो मंदसौर प्रशस्ति जो थी ये इसमें जो है कि कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है। किसके? कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है। कुमारगुप्त प्रथम का जो समकालीन वत्स भट्ट एक स्थानीय कवि थे। इनके समकालीन एक वत्स भट्ट नामक कवि थे जो इनके स्थानीय कवि थे। उसने जो है कि मालवा में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। तो मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इनके समय के एक स्थानीय कवि थे जिनका नाम था वत्स भट्ट, उन्होंने की थी। और मंदसौर प्रशस्ति जो है कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है, यही सवाल में पूछा गया था। और इस प्रशस्ति में जो है कि तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया है। वहीं साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित सूर्योपासना के धार्मिक भावना को तथा मालवा में प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वास्तुगत विशेषताओं का भी निरूपण किया गया। तो इसमें क्या क्या किया गया है मंदसौर प्रशस्ति में? सबसे पहले तो मंदसौर प्रशस्ति को जो है कि बनवाने वाले कौन थे? वत्स भट्ट थे। और मंदसौर प्रशस्ति जो है कि कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का इसमें विवरण है। और इस प्रशस्ति में जो है कि तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया है। वहीं साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित जो सूर्योपासना थी, मतलब सूर्य की जो उपासना की जाती थी, इसकी धार्मिक भावना का, तथा मालवा में जो शिखर युक्त प्राचीन मंदिर की वास्तुगत विशेषताएं हैं उनका जो है कि निरूपण किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्र ऑब्लिक उपकरणों हेतु और हाथी दांत के काम हेतु। तो तीसरी शताब्दी में जो वारंगल था ये आपका प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरण हेतु। किसके लिए? लोहे के यंत्र और उपकरण हेतु। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्र और उपकरण हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल में जो है कि अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे। कौन रहते थे? अगरिया एक समुदाय हुआ करता था, वो लोग बड़ी संख्या में रहते थे। और लोहे के यंत्र एवं उपकरण बनाना अगरिया लोगों का जो है कि पारंपरिक व्यवसाय था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि योग के आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि, रामदेव। तो ये बहुत सिंपल सवाल है। योग के जो आविष्कारक माने जाते हैं वो माने जाते हैं पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है कि योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है इन्हें। और भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास जो कि बहुत प्राचीन रहा है। और उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों से योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। किंतु जो है कि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसीलिए जो है कि इन्हें योग दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। वैसे जो है कि योग दर्शन की जानकारी तो उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन, बौद्ध मतों, इन सब क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। लेकिन सर्वप्रथम जो है कि इसको एक सिद्धांत के रूप में या यूँ कहिए कि बहुत प्रचलित बनाने में जो योगदान है वो है महर्षि पतंजलि का। तो इसीलिए जो है कि इन्हीं को योग दर्शन का प्रणेता माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। मीमांसा के प्रणेता थे कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जैमिनी। तो मीमांसा के प्रणेता कौन थे? जैमिनी थे। मीमांसा दर्शन को दो भागों में, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में बांटा गया है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जो है वो जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के प्रणेता जो है वो है बादरायण। कौन है? बादरायण। मीमांसा के जो है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा के जो प्रणेता हैं वो इन्हीं का पूछा है, मतलब विकल्प के हिसाब से वही सही होंगे, जैमिनी। और जो है कि बादरायण जो है कि ये उत्तरी मीमांसा के प्रणेता है।
अगर इसमें जैमिनी और वादरायण दोनों रहते तब विकल्प 2 हो जाता, मतलब 2 विकल्प सही होते, लेकिन वादरायण न होने के कारण जैमिनी है, तो माना जाएगा कि पूर्व मीमांसा के ही बारे में पूछा जा रहा है। वैसे स्पष्ट पूछना चाहिए था कि पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन थे, तब इसमें जैमिनी होता, लेकिन वादरायण न होने की वजह से जैमिनी को ही सही माना जाएगा, जैमिनी को ही सही माना जाएगा वादरायण के न होने की वजह से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 सूचियाँ दियाँ हैं और उनको मैच कराने को पूछा है। वल्लभाचार्य जो है कि ये इनका संबंध किससे है? द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, वैशिष्ट द्वैतवाद या अद्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य का संबंध है आपके पुष्टि मार्ग से। किससे संबंध है? वल्लभाचार्य का संबंध है पुष्टि मार्ग से। वल्लभाचार्य का संबंध है पुष्टि मार्ग से। और रामानुज का संबंध है विशिष्टाद्वैत। किससे? विशिष्टाद्वैत से, मतलब कि ए का 3, ए का 2 और बी का 3। देखते हैं कौन सही है। माधवाचार्य का जो संबंध है ये है द्वैतवाद से। माधवाचार्य द्वैतवाद, मतलब सी का 1। बच रहे हैं शंकर। शंकर का संबंध है अद्वैतवाद। तो देखते हैं विकल्प में कौन सही होता है। डी का 4 विकल्प, मतलब कि एक है सी। तो इस तरह से आपका विकल्प सी सही है। विकल्प एक बार पुनः हम आपको बता देते हैं। वल्लभाचार्य का संबंध है आपका पुष्टि मार्ग से। वल्लभाचार्य का संबंध पुष्टि मार्ग से। रामानुज का संबंध है विशिष्टाद्वैत से। माधवाचार्य का संबंध है द्वैतवाद से। और शंकर का संबंध है अद्वैतवाद से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन और मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। आप लोग जब पढ़ेंगे तो कन्नौज, इतिहास में पढ़ेंगे तो कन्नौज पे जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो कन्नौज पर शासन करने के लिए 3 गुटों के बीच जो है कि संघर्ष चलता है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो ये गुर्जर प्रतिहार वही है। एट लास्ट यही प्रतिहार लोग ही उसको जो है कि उस संघर्ष में उस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है कि विजेता होते हैं। तो वही पूछा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है कि किसने की थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश जो है कि यही रहता है। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक जो है कि प्रसिद्ध वंश यही प्रतिहार वंश ही रहता है। और गुर्जरों का इतिहास में गुर्जरों से इनका संबंध होने के कारण इस वंश को जो है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से और जाना जाता है। और अब हम प्रश्न में जो पूछा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, नागभट्ट प्रथम जो है कि इसका संस्थापक रहता है। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि नागभट्ट प्रथम ने जो है कि म्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। सिंध कहाँ पे है? पश्चिम में पड़ता है भारत के। तो भारत के पश्चिम में जो सिंध का शासक था उसको ये जो है कि हरा देता है। इस कारण जो है कि नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की जो है कि रक्षा की थी। तो ये पूछा जाता है कि किसने जो है किस प्रतिहार शासक ने जो है कि अरबों के आक्रमण से भारत की रक्षा की थी। तो यही नागभट्ट प्रथम ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। इनमें से किसका किसका पूछ रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने किन 2 महाधार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कन्नौज तथा प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ पे किया था? कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। तो ये जग जाहिर है कि हर्ष का जो है बहुत अच्छा संबंध कन्नौज और प्रयाग दोनों जगह से रहता है। तो ये कहाँ पे किया था? धार्मिक आयोजनों का सम्मेलनों का आयोजन यहाँ पे कन्नौज और प्रयाग में। अन्य धर्मों की अपेक्षा जो है कि महायान संप्रदाय की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई थी। मतलब कि ये सभी जो धर्म थे उनकी अपेक्षा महायान संप्रदाय जो बौद्ध धर्म का था वो सबसे श्रेष्ठ था। इसको साबित करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए कन्नौज ने विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई थी कन्नौज में। तो इस वजह से इसका माना जाता है कि कन्नौज से संबंध है। उसके बाद चीनी साक्ष्यों से पता चलता है कि इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता कौन किया था? वेनसांग ने। मतलब कन्नौज में इसने जो धर्म सभा बुलाई थी उसकी अध्यक्षता वेनसांग ने किया था। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष पर जो है कि प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद क्या कहा जाता था? जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है।
तो उसका भी ये आयोजन करता था। प्रयाग में ये महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था और वहाँ पे जो धर्म सम्मेलन का कन्नौज में आयोजन किया था। तो इस तरह से विकल्प आपका जो है कि ए सही हो जाएगा। वह कहाँ कहाँ पे धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? हर्षवर्धन, कन्नौज और प्रयाग में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये आपका ज्ञात होता है भीतरी स्तंभ लेख से। भीतरी स्तंभ लेख से ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने जो है कि हूणों को पराजित किया था। और भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है? गाजीपुर जिला सैदपुर तहसील में जो है कि ये पड़ता है। भीतरी नामक स्थान से यह अभिलेख मिला है। उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला है वहाँ पे सैदपुर तहसील है, वहाँ पे भीतरी नामक स्थान से यह अभिलेख मिला है। इस वजह से भीतरी स्तंभ लेख कहते हैं। और इसमें जो है कि हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण जो है कि गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह क्या हुआ? पराजित हुए थे। तो इस तरह से रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या, एक तरफ विदेशी यात्री, दूसरी तरफ ये कितने वर्ष तक भारत में भ्रमण किए, इनका भ्रमण वर्ष पूछा गया है। तो इसमें जो है कि एक से अधिक विकल्प जो है कि वो क्या पूछा है कि सुमेलित नहीं है। तो एक से अधिक सुमेलित नहीं है। फाहियान का भी नहीं सुमेलित है और जो है कि अलमसूदी का भी, क्योंकि फाहियान भारत भ्रमण वर्ष पूछा ना, जबकि भारत में जो है कि फाहियान आता है 402 ईस्वी में। 402 ईस्वी में आता है और 412 ईस्वी में वो जो है कि चला जाता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि फाहियान भारत भ्रमण वर्ष 399 से 414, जबकि 399 ईस्वी में वह चीन से निकलता है और पुनः जब वापस पहुंचता है तो 414 ईस्वी हो जाती है। लेकिन भारत में वह जब आता है, एंट्री करता है, तो उस समय सदी हो गई रहती है 402। तो इस हिसाब से भारत भ्रमण वर्ष अगर पूछ रहा है तो 402 में जब आता है, जबकि यहाँ पे 399 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। और 412 ईस्वी तक वो जो है कि भारत में रहता है। और वेनसांग का सही दिया है। वेनसांग का भ्रमण वर्ष भारत में रहता है 629 ईस्वी से 645 ईस्वी। उसके बाद इत्सिंग का दिया है, तो इत्सिंग रहता है 600, इसमें दिया है कि 679 से 695 ईस्वी, 679 से 695 ईस्वी, जबकि इत्सिंग रहता है 629 ईस्वी से, ये भी देखिए गलत दिया है, 629 ईस्वी से इत्सिंग रहता है भारत में। 629 ईस्वी से 629 ईस्वी से 629 ईस्वी से ये रहता है आपका 645 ईस्वी तक, जबकि इन्होंने दिया है कि 679 से जो है कि 695 ईस्वी तक। तो इस तरह से इत्सिंग का भी मैच नहीं कर रहा है। और अलमसूदी का इन्होंने दिया कि 957 ईस्वी में जो है कि वह भारत आता है वह, जबकि अलमसूदी 915 से 916 ईस्वी में जो है कि भारत का भ्रमण किया था। 915 से 16 ईस्वी के बीच जो है कि उसने भारत का भ्रमण किया था। और ये दिए 957। तो इस तरह से आपका केवल विकल्प के हिसाब से कौन सा मैच सही है? केवल वेनसांग का, जबकि फाहियान का भी ये गलत दिए हैं। फाहियान का भी गलत है, इत्सिंग का भी गलत है, अलमसूदी का भी गलत है। पुनः एक बार अगर आप लोगों को नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। इनका फाहियान का 399 से 414 सही दिया है, लेकिन 399 से 414 ये पूरा चीन से निकल करके चीन वापस जाने तक की तिथि है, लेकिन भारत में वह रहता है 402 से 412 ईस्वी तक। और वेनसांग का सही दिया है। इत्सिंग का तो जो ये दिए हैं कि 679 से 695 ईस्वी, इत्सिंग रहता है 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच भारत। इत्सिंग रहता है 671 ईस्वी से 695 ईस्वी तक। 671, ये जो 79 दिए हैं यहाँ पे 671 होगा, ये रहता है 671 से 695 ईस्वी तक। 671 से 695 ईस्वी तक। और ये अलमसूदी जो रहता है, अलमसूदी भारत का भ्रमण करता है 1915-16 ईस्वी में, और ये दिए हैं 915-16 ईस्वी में, ये दिए हैं 957। तो इस तरह से आपका विकल्प इसमें एक से अधिक गलत हो जाएगा। अब एक तरफ दिए हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, राजवंश और सिक्कों की धातु में किस राजवंश में जो है कि कौन से सिक्के की धातु जो है कि प्रचलन में आई थी? कुषाण,
इसमें से जो है कि ये कौन सा मिसमैच है, कौन सा मैच नहीं है, ये इन्होंने पूछा है। तो सातवाहन के समय जो है कि स्वर्ण सिक्का नहीं चला था, तो ये जो है कि मिसमैच है। सातवाहनों ने जो है कि स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए थे। सातवाहनों ने चांदी, तांबा, सीसा तथा प्रोटीन के सिक्के चलाए थे। नोट कर लीजिएगा, सातवाहनों ने स्वर्ण के सिक्के न चला करके चांदी, तांबा, सीसा और प्रोटीन का सिक्का चलाया था। जबकि कुषाणों ने, सही है कि कुषाणों ने सर्वाधिक जो है कि शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण और ताम्र दोनों दिया जाए है। और भारत में जबकि देखिए, कुषाणों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, स्वर्ण सिक्के सबसे ज़्यादा चलवाए थे। लेकिन पहली बार भारत में स्वर्ण सिक्का चलाने वाले कौन थे? वो थे हिंद यवन। हिंद यवन भारत में जो है कि सोने के सिक्के जारी करने के वो जारी करने वाले माने जाते हैं। सबसे पहला है कि सबसे पहले भारत में अगर सोने का सिक्का किसी ने जारी किया तो हिंद यवन जारी किया था। भारत में सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने जारी किया था। और कुषाणों ने जो है कि तांबे के भी सिक्के जो है कि जारी किए थे। तांबे और रजत दोनों के सिक्के इन लोगों ने जारी किए थे, और स्वर्ण के तो सबसे ज़्यादा जारी किए ही थे। और गुप्तों ने जो है गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत दोनों के सिक्के जारी किए थे। और ये जो कलचुरी शासक हैं, कलचुरी शासक भी स्वर्ण रजत तथा ताम्र के सिक्के जो है कि जारी किए हैं। तो इस तरह से इस ऑप्शन का जो, इस सवाल का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए थे। और पूछा भी यही है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो आज की वीडियो में इतने ही सवाल थे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।